विधानसभा में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, सीधा वहीं चलते हैं। प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहां पर हमारी बात को भी सुनेंगे। लेकिन एक सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है गलत हो रहा, देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम भी इस बात को कहते, बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हमने सुना, नहीं हमें जो स्वीकार करना हो वो स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे। लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है। और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग ना हो, और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना, ये चीजें बंद होनी चाहिए। अच्छा होगा कि कार्रवाई को दिखवा लूंगा। धन्यवाद। मैं कार्रवाई को अध्यक्ष महोदय, जो बात अगर नेता सदन ने कहा कि कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज या वर्ड्स आए तो उनको निकाल दिया जाए, मैं भी सहमत हूं। लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय वही निवेदन ये भी है कि किसी को पर्सनल नहीं कहा जाना चाहिए। सैफई, आपको बहुत ज्यादा सैफई की जमीन बेच करके हम और आप लोग को जनता हमें मौका देती है अपना बजट खर्च करने के लिए। आपको और हमें मौका मिलता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि कोई भी वो सरकारी पैसे से होता है। तो मेरा यही निवेदन है नेता संसद से, बहुत अच्छी तरीके से इस तरह की बात नहीं आया कि जमीन बेच करके कर दिया जाए। माननीय केवल मैंने ये कहा था कि जो आपके जिले के लिए जो 4 लेन बनी थी वो किसने बनाई थी? माननीय उप मुख्यमंत्री जी। क्या बात है? माननीय, ये देखिए फिर सब लोग जरा ध्यान दें, सब लोग। बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में जो भी अनुपत्ति, मैंने कहा जो कुछ भी हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में जब मैंने अपना भाषण कर रहा था उसमें नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर के क्या कहे, शोर शराबे में बात सुन नहीं पाया। लेकिन जो मेरे कहने का एकमात्र तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जनता ने आपको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को लगातार स्वीकार किया। आपको 2014 में नकारा, आपको 2017 में नकारा, आपको 2019 में नकारा, आपको 2022 में नकारा और आपको 2024 में भी नकारे। इसलिए ये कहना कि ये ठीक है, आपकी सरकार के समय कोई काम शुरू हुआ होगा, लेकिन हर चीज घोषणा मंत्री बनने से कोई काम पूरा नहीं होता है। आपके समय घोषणाएं इतनी हुई, शिलान्यास इतने हुए, योजनाओं को पूरे 5 साल में तो पूरा लगातार माननीय अध्यक्ष जी देखता रहता था कि हर दिन जब देखो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष का एक ट्वीट आता था कि ये योजना तो हमने शुरू की है। अरे भैया, पूरी करके क्यों नहीं गए? अधूरी छोड़ करके क्यों गए? अगर अधूरी छोड़ करके गए तो उस पर अपना स्टिकर चस्पा करने के अब रोक से मुक्त हो जाइए। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता, मैंने यही कहा कि आप कोई एक ऐसा रोग हो गया है कि कोई योजना होगी उसमें समाजवादी पार्टी का स्टिकर चिपका दो। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय काम शुरू हुआ था। अरे आप अगर काम देखते, गरीबों का काम देखते, तो मैं समझता हूं कि आपको प्रशंसा के अलावा कोई दूसरा शब्द खोजने से नहीं मिलता। मैं तो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं ऐसे परिवार में पैदा होकर के मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य बनूंगा, लेकिन विधानसभा का भी सदस्य बना, देश की संसद का भी सदस्य बना, विधान परिषद का भी सदस्य बना, लगातार दूसरी बार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बना। इससे आपको दर्द है, मैं जानता हूं कि केशव प्रसाद क्यों बन गए दोबारा उप मुख्यमंत्री। मैं जानता हूं आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के विरोधी हो, आपको ये स्वीकार ही नहीं। मैं अगर आप पिछड़ा इस भेद में नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस बात का दर्द है कि यह सारा का सारा जो आपने एक साम्राज्य स्थापित किया था, वह साम्राज्य जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। इसका दर्द है आपको, मैं जानता हूं।
और आपके मैं दावे की ही चर्चा कर रहा था। यही तो माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कह रहा था कि 400 सीट का दावा मैं अपने एक ज्योतिषी मित्र से पूछ रहा था कि भाई ये 400 सीट का जो दावा है, जो 400 सीट का दावा है, इसमें क्या सच्चाई है? तो मुझे आश्चर्य यही लग रहा था कि या क्या है, मतलब लगातार कई डिबेट में, कई इंटरव्यू में मैं आपके भाषण भी सुनता था, सभाओं में भी सुनता था, तो मुझे लग रहा था 400 का दावा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जमीनी हकीकत निश्चित तौर से मैं भी जानता हूं। मैं भी उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के बीच में हूं, जरूरतमंदों के बीच में हूं, दिन भर जनता से भी मिलता हूं, क्षेत्र में जाकर लोगों से भी मिलता हूं। तो मुझे पता था कि समाजवादी पार्टी अभी सत्ता के इर्द गिर्द नहीं आएगी। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं इस सदन में कहूंगा तो वो दूसरी प्रकार की बात हो जाएगी। कैसे आपके नंबर इतने बढ़ गए? मेरा तो विश्वास था कि आप 47 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे, लेकिन भाई ये नहीं कहता था कि आप 47 का आंकड़ा पार कर लिए, आप 100 से ज्यादा सीटें जीत लेकर के आ गए। वो ठीक है, जनता का जनादेश जहां तक पहुंचा है, आपको प्रतिपक्ष में रहने का मौका दिया है तो आप प्रतिपक्ष में रह करके, लेकिन कभी अगर एक बार गरीबों के बारे में अगर आप सोचते, मैं देख रहा था जोशी ने जो कहा है कि अभी श्री अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के 25 वर्ष तक सत्ता में आने का योग नहीं है। अब इसको मैं ये मेरे मित्र ने कहा है, आप कहेंगे उसका प्रमाण, इसका कोई प्रमाण नहीं, जो इसी गणना के हिसाब से बता दिया वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अभी 25 साल तक उधर बैठने के लिए तैयार रहिए, उधर बैठने के लिए तैयार रहिए। मेरे लिए क्या कहा है? दूसरों का देखते रहे और अपना चुनाव हारे। राकेश जी बैठिए, बैठिए आप। अध्यक्ष जी, अरे बैठिए, गुस्सा नहीं करिए। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी को कहना, मुझसे पूछे मेरे लिए क्या कहा? अरे आप नहीं चाहते थे कि केशव प्रसाद दोबारा उप मुख्यमंत्री बने, फिर उप मुख्यमंत्री बन करके बैठा हूं। मैं तो कह रहा था कि मैं सदासी बन करके आऊंगा कि नहीं आऊंगा, आपको इसकी चिंता नहीं कि मैं वहां बैठ जाऊं, लेकिन आप चाहे जितना दूध में आप डालते हो नींबू, लेकिन हम दूध में चीनी डालते हैं, हम मीठा करते हैं, आप दूध को फाड़ने का काम करते हैं। हम सब एकजुट होकर के सरकार को चलाए, दोबारा सरकार बन करके आई है और दोबारा सरकार बन करके आई है। तो मैं यही कह रहा था माननीय अध्यक्ष जी कि आप अपनी तरफ बचा के रखें, इधर की चिंता मत करिए, इधर तो हम लोग रहेंगे क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में। अभी आप कई चीजें गरीबों की बात कर रहे थे। अब गरीब आदमी कोई जाति और धर्म और समुदाय से रिलेटेड नहीं होता। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, जिस गांव में अब नगर पंचायत बन गई है, जहां मैं रहता, मेरा भी घर जहां था, कभी हम लोग कल्पना नहीं करते थे कोई हमारे घर में कोई शौचालय बन जाएगा, कभी कल्पना नहीं करते थे कि हमारे घर में भी बिजली लग जाएगी। मैं स्वयं संगठन का काम करता था, कभी सोचा नहीं था कि एक गैस का कनेक्शन मेरे घर में आ जाए। मैं दूसरों की बात नहीं करता, पूरा प्रदेश इसका साक्षी। लेकिन आज जब ये आंकड़ा देखता हूं, 1 करोड़ 41 लाख गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन फ्री में पहुंचाने का काम सौभाग्य योजना के माध्यम से प्रदेश की सरकार ने कर दिया। आप उस गरीब का दर्द अपने सरकार के समय दूर नहीं किए। आपको गरीब की, पिछड़ों की, वंचितों की किसी की चिंता नहीं, हमारी सरकार को चिंता। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देख रहा था, आपके कार्यकाल में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद तत्काल योजना प्रारंभ कर दी थी, लेकिन आप तो 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। आप सोचते थे अगर प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा तो साइकिल पंचर हो जाएगी। मैं उस समय संसद में पहुंच गया था माननीय अध्यक्ष, और संसद में पहुंच करके मैं उस समय संयोग से मेरी पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया था 2016 में। मैं कहता था कि आप केंद्र सरकार की जो योजना है उस योजना को उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए आने दो, लेकिन हर काम में बैरियर लगा करके खड़ा करने का काम अगर किसी सरकार ने सबसे अधिक किया था तो मेरा भी जो अनुभव है 2012 से लेकर के 2022 तक का, तो श्री अखिलेश जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार की योजना यूपी में ना आने पाए, इसके लिए कदम कदम पर बाधा डालने का काम किया। और उसके कारण मैंने कहा आने देते तो प्रदेश का भला होता, प्रदेश के लोगों का भला होता। अगर नहीं आने दोगे तो इससे ज्यादा आपका नुकसान होगा, और जनता ने वही किया। उस समय जो आपके हालात हुए, आप 300 सीट जीतने का दावा कर रहे थे 2017 में, लेकिन आपकी नीतियां अगर सही होती, आपके कार्य अगर सही होते तो निश्चित तौर से आप फिर जीत करके आते, आप फिर यहां बैठते।
लेकिन आपको जनता ने एक बार नहीं दूसरी बार नकार दिया, और दूसरी बार विधानसभा में नकारा और 2 बार लोकसभा में नकारा। कभी आप कांग्रेस के साथ गए तब भी आपको जनता ने नहीं स्वीकार किया, कभी आप बुआ जी से मिल गए तब भी आपको जनता ने स्वीकार नहीं किया। मेरा ये कहने का, मैं गरीबों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया, मैं अभी उज्ज्वला योजना की आप प्रशंसा कर रहे थे। अरे इस बात की प्रशंसा, ये कोई साधारण बात नहीं है कि 1,67,00,000 गरीब माताओं बहनों के घर में गैस का कनेक्शन पहुंच गया, और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया गया, वो उनको गैस का कनेक्शन मिलने के बाद वो गैस भी भरा रहे हैं। आपको पता इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप गरीब के संपर्क में नहीं है। अभी आपको फिर खराब लगेगा, आप गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के संपर्क में देगा, इसलिए आपको परेशानी। अगर गरीब के संपर्क में होते और गरीब की चिंता करते तो शायद आप कुछ और आपके नंबर बढ़ जाते, लेकिन आपको गरीबों की चिंता थी ही नहीं ना है। देखिए, हम पे एक भी मुकदमा हो तो बता दें। गरीब की चिंता ना भी बता, मैं बता दूंगा, अभी सब कुछ बता दूंगा। गरीब की चिंता नहीं है, पिछड़ों की चिंता नहीं है। अभी रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूं। अरे अभी सुनिए, मेरी पार्टी का जितना समय होगा मैं लेकर के बोलूंगा, आप परेशान मत होइए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, सुनने का साहस करिए। अभी नेता तो प्रतिपक्ष के लिए कोई समय नहीं था, जितना उन्होंने बोला उनको। अभी तो शुरुआत, अभी वो मुख्यमंत्री हैं, बोलेंगे उसी रेशो के हिसाब से, समय उसी रेशो के हिसाब से। समय का रेशो वही है, समय का रेशो वही, समय का रेशो वही है। हम आप माननीय, आप सुनो, अरे सुनने की अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेता आप नहीं, समय उतना दे देना जितने भी अपने मुकदमे बता दें बस। मैं अभी आपको सब बता दूंगा, आप चिंता मत करिए। आप वह भी बता दूंगा। और केशव प्रसाद ने सदैव राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ी।